हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः हम हाजिर हो चुके हैं। कहीं ना कहीं क्लास लाइव हुई थी 10 बजे, हमने लाइव क्लास की थी 10 बजे, लेकिन दिक्कतें इतनी हो गई कि लाइट चली गई और लाइट जाने के बाद लगातार लाइट आई ही नहीं। ठीक, अभी तुरंत लाइट जैसे आई हमने फिर पुनः समझा कहा क्लास शुरू कीजिए भाई। क्लास लेना जरूरी था क्योंकि आपके एग्जाम में पास आ चुके हैं। यूपी पेड के बच्चों के लिए एकदम लगातार मैराथन के रूप में मैं आपके सामने हाजिर हूँ और जितने भी क्लासें अभी शेष हैं उनको मैं लगातार पढ़ाता रहूंगा। करंट से लेके इकोनॉमिक्स तक सभी क्लासें मैं करवाऊंगा, तो सभी लोग जुड़े रहिए और क्लास का आनंद उठाते रहिए। जो बच्चे नए हैं टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाए और आपको क्या मिल जाएगी भैया, पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, एकदम हूबहू पीडीएफ मिलती जाएगी। तो सभी बच्चे एक बार जुड़ जाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, क्योंकि आधे बच्चे सो रहे होंगे, है ना, दोपहर का टाइम है तो आनंद उठा रहे होंगे। तो एक बार क्या करो सभी बच्चे, एक बार सभी बच्चे क्या करो, शेयर कर दो। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करो। सबके कमेंट में देख रहा हूं, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो एक बार बताते रहो भाई। उज्जवल खुश रहो भैया। चलो एक बार सभी बच्चे आ जाओ, ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाओ, क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास हमने शुरू की थी 10 बजे, लेकिन लाइट की वजह से दिक्कतें हो गई, लाइट आई ही नहीं और बंद हो गई थी क्लास। उसी कड़ी में आगे शुरू करते हैं। आगे ये पेट की क्लास चल रही भैया। आपने कहा था ये पेट की क्लास जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जीएस तो हर एग्जाम में आती है, किसी भी एग्जाम में जाओगे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लगातार जुड़ा करें और क्लास को आनंद उठाएं। लाइव देख पा रहे हो तब भी ठीक है, नहीं देख पा रहे हो तो बाद में देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपना नोट्स भी बनाते रहो, बाकी पीडीएफ हम आपको देने का कार्य करेंगे। चलते हैं आगे बात करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, हमने आपको बताया था कि हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या नाम है भैया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। टॉपिक का नाम ही क्या है हमारे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं एग्जाम में कई बार पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न, तो देखना है भाई। सबसे पहली बात किया जाए आर्या। चलो भाई सभी लोग जुड़ जाए। स्वास्थ्य हमारा एकदम सही है, लगभग ठीक ही है, दवा खा के काम चल रहा है, ठीक है, लेकिन क्लास रोकना उचित नहीं था, है ना। तो हमने कहा क्लास ले लिया जाए भाई, स्वास्थ्य तो ठीक ही हो जाएगा, है ना। अपना धीरे धीरे दवा चल रही, जांच वगैरह करा दी, सब ठीक है ना। चलते क्लास को शुरू करते हैं। बात किया जाए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। बच्चा एक एक बात को समझना। राज्य के जब नीति निर्देशक सिद्धांत पर चर्चा करते हैं तो आपको पहले कुछ बातें बताते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोला जाए या इन्हीं को सिद्धांत बोला जाए या इन्हीं को डीपीएसपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डीपीएसपी बोला जाता है। बात किया जाए ये संविधान के किस भाग में है बच्चा, तो ये संविधान के किस भाग में है, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा इनका उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है भैया, तो इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया। तो पहला क्वेश्चन यही होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में है। और किस अनुच्छेद में है, तो आप बता देना भैया कि इनका उल्लेख जो है बच्चा, इनका उल्लेख जो है ये 36 से लेके कहां तक है, 51 तक है। 36 से लेके 51 तक है। हम आपको बता दें कि जो पेट का सिलेबस है उसके अनुसार ही हम पढ़ा रहे हैं। पेट के सिलेबस में हमने देखा था संविधान की विशेषताएं और भैया आपके मूल अधिकार, उसकी मैराथन हमने 2 घंटे की लगभग बना दी है, डाल दी, देख लेना जाके। प्लेलिस्ट में जाएंगे, पिट के जितने वीडियो, पिट का एक अलग ही बना होगा प्लेलिस्ट में, और पिट वाला खोल के आप देख लेना, आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है भैया, उनका उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग का नाम क्या है, 4 है। और अनुच्छेद के बारे में बात करें तो 36 से लेके 51 है। क्या है भैया, 36 से लेके 51 है। दूसरी बात किया जाए, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, इनको हमने कहां से कॉपी किया है या कहां से अपने संविधान में रखे हैं, तो इनको लिया गया है आयरलैंड से। कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को हमने कहां से कॉपी किया या कहां से लिए हैं, तो आयरलैंड से लिए। कहां से लिए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। दूसरी बात करते हैं, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इनका उल्लेख किस भाग में है, तो भाग 4 में है, बिल्कुल सही। बात किया जाए राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, जब हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 का गठन हो रहा था,
भारत शासन अधिनियम 1935 का गठन हो रहा था तो वहां पर भी शामिल थे। लेकिन इनका नाम क्या था बच्चा, इनका नाम क्या था, तो वहां पर था निर्देशों के उपकरण। वहां पर इनका नाम क्या होता था, निर्देशों के उपकरण। तो बात क्या जाए, भारत शासन अधिनियम में इनका नाम क्या था, निर्देशों के उपकरण। दो बातें और बता रहा हूं, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए, और ये आयरलैंड वाले कहां से लिए हैं, तो स्पेन से लिए हैं। ये बात आप लिख लेना कि आयरलैंड वाले कहां से चुरा के लाए हैं, स्पेन से चुरा के लाए थे भैया। मतलब भारत में देखा जाए तो भारत में कहां से लिए गए, आयरलैंड से, और आयरलैंड वाले कहां से लाए थे, स्पेन से लाए थे। बोलो भाई क्लियर हुआ। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए। कहां से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। चलो भाई एक बार बच्चे सभी जितने लोग जुड़ रहे हैं एक बार कमेंट भी करते रहो, क्योंकि अचानक क्लास लेके आना पड़ गया, आपको सूचना पहले से हमने दी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सभी बच्चे जुड़ते जाएं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है ना। अचानक क्लास लानी पड़ी ऐसी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन क्या किया जाए है ना, क्लास रुक गई थी बीच में, 10 बजे जब पढ़ा रहे थे लाइट चली गई, तो फिर उसके लिए हमने कहा चलो पढ़ा दें, है ना, पढ़ाना बहुत रहता है। चलो आगे चलते हैं। बात क्या जाए इनका उल्लेख किस अनुच्छेद में है बच्चा, तो पहले ही बता दिए 36 से लेके कहां तक है, 51 तक है। अब थोड़ी सी बातों को और समझना है बच्चा। बात क्या जाए यहाँ से जब हम चर्चा करते हैं तो आपको पता होना चाहिए जो राज्य अब देखो नीति निर्देशक तत्व किसके हैं, पहली चीज तो आपको यही पता होनी चाहिए, जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये किसके होते हैं भैया, तो ये जनता के होते हैं। किसके होते हैं, जनता के होते हैं। अब समझो यहां से आपको बताते हैं, देखो ये जनता के कल्याण के लिए बनाए जाते हैं। पहले नीति निर्देशक तत्व किसके हैं, तो यहाँ लिख लेना सरकार के हैं। किसके हैं, सरकार के हैं। जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की है। लेकिन किसके लिए दिए गए हैं, तो ये जनता के लिए। किसके लिए, जनता के लिए। जनता के लिए कल्याण करने के लिए दिए गए। तो पूछा जाएगा नीति निर्देशक तत्व किसके हैं, तो सरकार के हैं, लेकिन किसके कल्याण के लिए दिए गए, जनता के लिए। जैसे रोजगार देना सरकार का क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। और जब रोजगार हमको देगा तो हमारा कल्याण ही तो होगा भैया। हर घर रोजगार होगा तो कल्याण होगा कि नहीं होगा। सरकार भले नहीं दे रही है, ठीक है ना, लेकिन सरकार को देना चाहिए ना, ये देगी तो हमारा क्या होगा, कल्याण होगा। तो वही कहा गया है जो ये नीति निर्देशक तत्व है सरकार के हैं, लेकिन किसके कल्याण के लिए है, तो जनता के कल्याण के लिए। इस बात को भी आपको समझना होगा। तो यहां से बात करें तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है भैया, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भैया ये क्या है, तो आप देखोगे इनके बारे में बात किया जाए तो ये क्या है, कल्याणकारी राज्य की कल्पना करते हैं। मतलब ये जितना ज्यादा लागू होंगे, जितने अच्छे अच्छे काम सरकार करेगी, राज्य उतना ही ग्रोथ करेगा, उतना ही आगे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं नीति निर्देशक तत्व किसके लिए होंगे, तो जनता के लिए होंगे। बोलो भाई, जो राज्य जितने ज्यादा नीति निर्देशक तत्वों को लागू करेगा वह राज्य उतना ही कल्याणकारी राज्य कहलाएगा। बिल्कुल सही है भाई, हाँ बिल्कुल सही है। जो राज्य जितनी ज्यादा वैकेंसी निकालेगी, जो राज्य जितनी ज्यादा योजनाएं चलाएगा, वो राज्य क्या होगा, कल्याणकारी होगा कि नहीं होगा, समाज का कल्याण होगा कि नहीं होगा। तो बिल्कुल सही है भाई। आगे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है बच्चा, इस कथन को कई बार पेपर में पूछा गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है बच्चा, ये संविधान की अनोखी विशेषता कहा। ये कथन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था इस संविधान के सबसे अनोखी कोई विशेषता है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की अनोखी विशेषता क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व है। तो पूछा जाएगा ये किसके अनुसार है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार है। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं है। संविधान की अनोखी विशेषता क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। बोलो भाई क्लियर हुआ। आगे चलते हैं बच्चा, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण आने वाला है आपके सामने। देखो बात क्या जाए, यहां से और बातें करते हैं भैया। देखो ये कथन भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में कभी कभी पूछ लेता है और कह रहा है कि मूल अधिकार, जहां पर आपने देखा मूल अधिकार जनता के थे, किसके थे, जनता के हुआ करते थे। कह रहा है जहां पर मूल अधिकार सामाजिक, समझना बच्चा, जहां पर मूल अधिकार सामाजिक और राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। जहां पर मूल अधिकारों को जब हम पढ़े थे तो हमने बताया था मूल अधिकार सामाजिक और राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। वहीं पर नीति निर्देशक सिद्धांत किसकी स्थापना करते हैं भैया, तो ये सामाजिक के साथ साथ
आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, पेपर में आई है कई बार। कहा जाता है नीति निर्देशक के द्वारा किसकी स्थापना की जाती है, तो सामाजिक के साथ साथ किसकी होगी, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। लेकिन जब हम मूल अधिकार की बात करते हैं तो ये सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। बोलो भाई क्लियर हुआ। तो ये कुछ अहम बातें। अब यूपी पेट में क्या आएगा, तो पेट में ये बातें बड़ी होती है नहीं आएंगी, पेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो 4 में है। कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए। किस अनुच्छेद में है, 36 से 51 है। ये 3-4 बातें हमने बता दी। किसके हैं, सरकार के हैं। किसके लिए हैं, तो जनता के कल्याण करने के लिए। बोलो भाई क्लियर। इतनी बातें आपको पता होगी तो काम हो जाएगा। चलते हैं अगली बात को बताते हैं। यहां से अगली बात देखो, अब हम एक एक अनुच्छेदों पर चर्चा करते हैं। तो हमने कहा 36 से लेके क्या है भैया, 51 तक है। अब अनुच्छेद की बात किया जाए तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले कौन सा अनुच्छेद है, 36। कौन सा है, 36। अब अनुच्छेद 36 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा। क्या कहता है, राज्य की परिभाषा। फिर वही चीज आ गई, राज्य की परिभाषा क्या है समझना। जब हमने आपको मूल अधिकार पढ़ाए थे, बच्चा, तो हमने आपको कहा था राज्य का मतलब क्या है, अनुच्छेद 12 याद होगा। अनुच्छेद 12 में हमने भी राज्य की परिभाषा पढ़ाई थी, वहां वही राज्य है। अनुच्छेद 36 में भी उसी राज्य के बारे में बताया गया जो अनुच्छेद 12 में है। तो यहाँ पर लिख लेना कौन सा राज्य, अनुच्छेद 12। और हमने कहा था राज्य का मतलब यहाँ राज्य से नहीं है कि राज्य सरकार से है ना भैया, यूपी एमपी से नहीं है। राज्य का मतलब यहाँ पर क्या है, देश से संबंध है। किससे है, देश से संबंध है। राज्य के अंतर्गत केंद्र भी आएगा, राज्य भी आएगा, पंचायती राज व्यवस्थाएं भी आएंगी। मतलब राज्य को यहाँ पर देश के रूप में संबोधित किया जा रहा है। फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए, अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व जो है ये क्या है बच्चा, ये क्या है, राज्य की परिभाषा कहाँ बताते हैं, अनुच्छेद 36 में बताते हैं। तो अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा। क्या है, राज्य की परिभाषा। एक बार सभी बच्चे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे कम लोग अभी जुड़ पाए हैं, क्योंकि अचानक क्लास हो गई, उनको पता भी नहीं चला, है ना, पता नहीं चल पाया। चलो एक बार सभी लोग हाँ शेयर करते जाएं। चलो आगे चलते हैं, अगली बातों पर चर्चा करते हैं। तो चर्चा आगे देखते हैं क्या है भाई। चलो आगे देखते हैं 36 के बाद क्या है। 36 के बाद जब देखोगे भैया तो 36 के बाद क्या है, 37। अनुच्छेद क्या है, 37। 37 में कहा गया कि जो नीति निर्देशक तत्व है, जो नीति निर्देशक तत्व है बच्चा, ये क्या है, ये वाद योग्य नहीं है। अब इस बात को समझना, ये 36 के बाद क्या है, 37 नंबर है, ये 37 नंबर है, अनुच्छेद 37। जहां पर हमने देखा 36 क्या बता रहा था, राज्य की परिभाषा, वहीं पर 37 कह रहा है कि वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य का मतलब क्या है, वाद योग्य का मतलब क्या है, न्यायालय में चैलेंज नहीं दिया जा सकता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को कोर्ट में चैलेंज नहीं दिया सकता। अब इसका मतलब क्या है, जैसे सरकार कहेगी, मान लो सरकार में हम चुनाव लड़े और चुनाव के टाइम हमने कह दिया कि हर साल जो है 20 लाख वैकेंसियां निकालेंगे, हर साल जो है 20 लाख सरकारी नौकरियां सबको देंगे, हर घर रोजगार होगा। हमने वादा तो कर लिया बच्चा, और सरकार में बन गए, है ना, सरकार में नेता बन के बैठ गए भाई, है ना। नेता जितने होते महाचोर होते हैं। मान लो नेता बन के हम बैठ गए और बैठने के बाद हमने कहा भर्ती नहीं निकालेंगे, तो क्या आप कोर्ट जा सकते हो, क्या हमारे खिलाफ केस कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये कहां पर लिख दिया गया, अनुच्छेद 37 में लिख दिया गया कि ये वाद योग्य नहीं है, कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, इनके खिलाफ जो है कोर्ट नहीं जा सकते हैं, न सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ना हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं बच्चा, ये जो है कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते हैं, कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते। बोलो भाई कंप्लीट हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, मतलब ये वाद योग्य नहीं है ना, इनके खिलाफ हम कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते। सरकार का मन होगा करेंगे, अब कई दिन की भर्ती निकाला, मनोई निकलिए और ना मनोई न निकलिए। देखो सरकार ने कब कहा था कि हम शिक्षक की भर्ती निकालेंगे, अब नहीं आ रहे तो क्या करिए, कहाँ खोपड़ी पटक रही हो भैया, नहीं आ रहे, धरना दे सकते हो आप, आपको वो क्या है, मूल अधिकार है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हो, कोर्ट नहीं जा सकते हो। तो अनुच्छेद 37 यही कहता है वाद योग्य नहीं है, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं।
देखो अनुच्छेद 38 के बारे में बात किया जाए, अनुच्छेद 38 के बारे में बात किया जाए तो 38 कहता है राज्य जो है, राज्य जो होगा मतलब अब राज्य के तो राज्य की क्या जिम्मेदारी, अनुच्छेद 38 में कहा गया है, यहाँ पर लिखे दे रहा है, अनुच्छेद 38 में कहा गया राज्य जो है अपने प्रत्येक नागरिक को, सुनना भाई, राज्य अपने प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, एक शब्द क्या हुआ सामाजिक, फिर दूसरा क्या है आर्थिक और तीसरा क्या है राजनीतिक, राज्य अपने प्रत्येक नागरिक को क्या करेगी सामाजिक, दूसरा क्या पॉइंट है आर्थिक और तीसरा पॉइंट क्या है बच्चा राजनीतिक, क्या भैया राजनीतिक न्याय देगी, क्या करेगी न्याय देगी। सामाजिक का मतलब यह है समाज में क्या होगा बच्चा, किसी को ऊंचा और नीचा नहीं दिखाया जाएगा, समाज में क्या है सब बराबर, यदि प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री के लिए भी वही व्यवस्थाएं हैं जो आम जनता के लिए है, तो सामाजिक रूप से कोई पीछे नहीं होगा, ठीक है ना, सामाजिक रूप से कोई पीछे नहीं होगा, खाने कोई जा रहा है गरीब जा रहा है अमीर जा रहा है दोनों की बातें सुनी जाएगी, सामाजिक न्याय हुआ। आर्थिक का मतलब यह है आप कोर्ट गए, कोर्ट में चाहे बड़ा आदमी जाए चाहे छोटा आदमी जाए, जिला अस्पताल की बात करूं, जिला अस्पताल में चाहे गरीब आदमी चाहे बहुत बड़ा अमीर आदमी जाए, लेकिन सबके लिए जो व्यवस्थाएं होंगी एक समान होंगी, क्या होंगी एक समान होंगी, तो वो क्या हो गया आर्थिक हो गया, ये नहीं कि पैसा वाले की अलग व्यवस्था और गरीब की अलग व्यवस्था, ऐसा नहीं, राज्य की ये जिम्मेदारी है समाज के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, राजनीतिक का मतलब है कि बात किया जाए तो प्रधानी विधायकी चुनाव एक जनता का एक आम नागरिक भी लड़ सकता है, ऐसा नहीं कि जो पैसा रुपया वाला जो विधायक है वही विधायक बनेगा, ऐसे कोई भी चुनाव लड़ सकता है, तो इसमें यही कहा गया है राज्य अपने प्रत्येक नागरिक को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देगा। अब पेपर में क्वेश्चन आया है कि तीन न्याय की बात कहां की गई है, तो तीनों न्याय की बात की गई है दो जगह पर, एक जगह प्रस्तावना में भी बात की गई है, इस बात को याद रखना, बात किया जाए राज्य जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देने की बात की गई है वो कहां कहां पर की गई है, तो एक की गई है प्रस्तावना में भी की गई है और दूसरी बात कहां पर की गई है अनुच्छेद 38 में, तो अनुच्छेद 38 में कितने न्याय की बात की गई है, तीन न्याय की बात की गई है, कौन देगा सरकार देगी, किसको देगी जनता को देगी, कौन कौन से हैं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, तो कितने न्याय देने की बात की गई है तीन, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, तो राज्य जो होगा बच्चा वो प्रत्येक नागरिक को तीन न्याय देने का कार्य करेगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देने का कार्य करेगा। आगे चलते हैं और आगे आपको पढ़ाते हैं भाई, कुछ बातें बताते हैं, आगे देखते हैं, कह रहा है कि अनुच्छेद 38 क्या कहता है, अनुच्छेद 38 में तो न्याय की बात हो गई, अनुच्छेद 39 क्या कहता है, कहता है समान कार्य समान वेतन, क्या कहता है समान कार्य समान वेतन, समान कार्य समान वेतन का मतलब क्या होता है समझना, देखो समान कार्य समान वेतन का मतलब है यदि कोई व्यक्ति 8 घंटा काम कर रहा है, जैसे मान लो एक शिक्षा मित्र है और एक भाई रेगुलर वाला जो प्राइमरी वाला मास्टर है वो भी 8 घंटा पढ़ा रहा है, भी 8 घंटा पढ़ा, तो दोनों का वेतन क्या हो जाना चाहिए समान हो जाना चाहिए। अब समान नहीं है, अब सुनो भाई, जैसे कोई सरकारी स्कूल का मास्टर पढ़ा रहा और हम भी पढ़ा रहे, हम भी 8 घंटा पढ़ा रहे, उससे ज्यादा मेहनत करके पढ़ा रहे हैं और वो भी पढ़ा रहा है, ठीक है ना, तो दोनों का वेतन क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। बात कहाँ लिखी गई 39 में, और 39 में लिखा गया समान कार्य समान वेतन, यदि कार्य समान है तो वेतन भी क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। लेकिन होता है क्या ऐसा, तो ऐसा होता नहीं, लेकिन क्या कुछ कर सकते हो नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि अनुच्छेद 37 में लिखा है कि ये जो बातें यहाँ लिखी गई हैं ये वाद योग्य नहीं है, इनको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं बच्चा, इसीलिए तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं, वाद योग्य नहीं है। बोलो भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो हमने कहा भाई आपको यहाँ से ये समझना होगा, तो किसी प्रकार की समस्या आ रही हो तो बताओ भाई, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, हाँ क्लास अचानक हो गई तो इसलिए ज्यादा लोग जुड़ नहीं पाए, कोई दिक्कत नहीं, बोलो क्लियर हो रहा है, किसी प्रकार की समस्या हो बताओ, कमेंट देख रहा हूं भाई, किसी प्रकार की कोई समस्या हो बताओ, क्लियर है ना, तो वही चीज है 39 में कहा गया समान कार्य समान वेतन की बात की गई है। अब 39 के बाद 39 का फर्स्ट देखते हैं, 39 का फर्स्ट देखते हैं, तो सभी बच्चे एक बार क्या करो भाई, एक बार वीडियो को शेयर भी करते रहो। देखो अब यहाँ से 39 का फर्स्ट देखो, 39 देखो, यहाँ से हम एक बार फिर से आपको पुनः बता दें, जैसे बात करें हम यहाँ से, देखो
सबसे पहले हमने आपको बताया क्या भैया, राज्य की परिभाषा। क्या बताई? राज्य की परिभाषा। क्या बताया? राज्य की परिभाषा। सबसे पहले आप यहां समझना, अनुच्छेद 36 में क्या बताया? राज्य की परिभाषा। 37 में हमने बताया वाद योग्य नहीं है, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। 38 में कितने न्याय बताए? 3 न्याय बताए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। बोलो भाई, 38 में क्या बताया? 3 न्याय बताए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। 39 में हमने बताया आपको समान कार्य समान वेतन, मतलब बराबर बराबर की बात होनी चाहिए, समान कार्य समान वेतन होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और ऐसा नहीं हो रहा तो तुम कोर्ट नहीं जा सकते हो, क्योंकि अनुच्छेद 37 पहले ही कह चुका है कि ये वाद योग्य नहीं है, कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। आगे बात करते हैं बच्चा, आगे बात करते हैं 39 का फर्स्ट या 39 का ये बाद में जोड़ा गया, ये बाद में जोड़ा गया, और इसको संविधान में कब जोड़ा गया तो ये बात लिख लेना, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो 39 का फर्स्ट कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, और इसमें कहा गया है निःशुल्क विधिक सहायता। क्या कहा गया है? निःशुल्क विधिक सहायता। अब ये निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब क्या है बच्चा? समझा, विधिक का मतलब क्या हुआ? कानूनी। आप कोर्ट गए और कोर्ट में आपके पास पैसा नहीं तो क्या आपका केस नहीं होगा भैया? केस नहीं सुना जाएगा? सुना जाएगा। आप थाने गए आपके पास पैसा नहीं है तो क्या पुलिस FIR नहीं लिखेगी? लिखेगी। यही तो कहा गया निःशुल्क सहायता। क्या कहा गया? निःशुल्क विधिक सहायता। जिसके पास पैसा रुपया नहीं, पैसा रुपया हो या ना हो, लेकिन सबको क्या देना? निःशुल्क विधिक सहायता देना। कानूनी जो है भैया, कानूनी जो पूरी प्रक्रिया है वो निःशुल्क होनी चाहिए। अब ऐसा होता नहीं तो कुछ कर नहीं सकते। फिर आज जो लिखा हम वही बता रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल दुनिया अलग होती है ना, ये दुनिया अलग होती, किताबी दुनिया। तो इसमें लिखा गया है निःशुल्क विधिक सहायता। बोलो भाई, क्लियर? तो निःशुल्क विधिक सहायता कहां पर लिखा गया है? तो निःशुल्क विधिक सहायता 39 का फर्स्ट, ये बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आगे बात करते हैं बच्चा, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 40। किसके बारे में? अनुच्छेद 40 के बारे में कहते हैं, और इसमें कहा गया है ग्राम पंचायतों का गठन। बच्चा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन, पेपर के लिए मैं स्टार बना दे रहा हूं, यूपी पेट के लिए बच्चा इसको स्टार बना लेना, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कहा गया है ग्राम पंचायतों का गठन। अब दो बातें समझना, कहा जाए ग्राम पंचायतों की गठन की बात संविधान में यदि कहीं पर लिखी गई थी तो कहां थी? अनुच्छेद 40। कहां पर थी? अनुच्छेद 40 में थी, ग्राम पंचायतों का गठन। अब ग्राम पंचायतों का गठन आपको पता होगा गांधी जी की क्या विचारधारा थी? तो गांधी जी की विचारधारा थी पहले गांव का विकास हो। किसका विकास हो? गांव का विकास हो। और जब गांव का विकास होगा तभी किसका विकास होगा? शहर का विकास होगा। किसका होगा? शहर का। क्योंकि गांव पहले बना है बच्चा, पहले गांव का निर्माण हुआ है, उसके बाद किसका निर्माण हुआ? शहरों का निर्माण हुआ। तो गांधी जी ये चाहते थे पहले किसका निर्माण हो? गांव का निर्माण हो, फिर किसका निर्माण हो? शहरों का निर्माण हो। इसीलिए कहा जाता है कि ग्राम पंचायत जो है, ग्रामों का गठन, ये किसकी विचारधारा है? तो गांधी की विचारधारा। किसकी विचारधारा है? गांधी की विचारधारा। किसकी विचारधारा है भैया? तो गांधी की विचारधारा है। बोलो भाई, क्लियर है? तो ग्राम पंचायतों का गठन किसकी विचारधारा है? तो गांधी की विचारधारा है। किसकी भैया? गांधी की विचारधारा। हाँ, मोबाइल थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या? तो लग रहा है टेढ़ा हो गया। एक मिनट शुभम, एक मिनट। चल भाई, क्लियर हुआ कि नहीं? ग्राम पंचायत का गठन, बोलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी बच्चे एक बार बताते रहे। तो 40 में क्या लिखा गया है? ग्राम पंचायतों का गठन। क्या लिखा गया है? ग्राम पंचायतों का गठन। किस अनुच्छेद में होगा? अनुच्छेद 40 में होगा। तो कभी कह दे गांधी जी की विचारधारा, कभी क्या कह दे? गांधी जी की विचारधारा। तो गांधी जी की विचारधारा किस अनुच्छेद में मिलती है? गांधी जी की विचारधारा किस अनुच्छेद में मिलती है? तो अनुच्छेद 40 में मिलती है। बोलो भाई, क्लियर है ना? क्लियर है ना? लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करें, बाबा साहब की विचारधारा क्या थी? तो बाबा साहब ये चाहते थे कि ग्राम पंचायत का गठन ना होके पहले क्या हो? शहरों का विकास हो, डायरेक्ट क्या बने? शहरों को बनाया जाए। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर और गांधी का विरोधाभास किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 40 में मिलता है। कहां पर मिलता है? 40 में मिलता है। तो कभी पूछ लिया जाए गांधी जी की विचारधारा किस अनुच्छेद में है? 40 में है। किसमें है? 40 में है। और अम्बेडकर का विरोधाभास कहां पर है? वो भी कहां पर है? 40 में। अम्बेडकर और गांधी के बीच में ऐसे रहते थे, कभी पटती नहीं थी, दोनों के विचार अलग होते थे, लेकिन पूना पैक्ट जो हुआ था, गांधी की बातों को सुना था अम्बेडकर ने। बोलो भाई, क्लियर? किसी प्रकार की कोई समस्या? किसी प्रकार की कोई समस्या?
आज बहुत समस्याएं आ रही हैं क्लास लेने में। मोबाइल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, स्टैंड की दिक्कत हो गई शायद, चलो सही हो जाएगा। बीच में लाइट चली गई थी, है ना, फिर अचानक क्लास लेके आ गए तो बच्चे नहीं जुड़ पाए, सब सो रहे हैं घर में, उनको लग रहा होगा क्लास ही नहीं होनी, है ना। तो लोगों से ज़्यादा तो हम परेशान हैं कि तुम्हारा कोर्स कैसे कंप्लीट कराएं, सब तुम लोगों को कैसे पढ़ाएं। हाँ, एक तुम हो, तुम लोगों के तो शर्म लिहाज है ही नहीं कि क्लास पढ़ाए कब जाए कब ना जाए। हाँ, बढ़िया आराम से और ले लो, रोटी चार छाट है और खा के आराम से सो रहे हो दोपहरी, है ना। हम यहाँ उभरे जा रहे हैं, हम यहाँ चिल्लाए चिल्लाए उभरे जा रहे हैं, तुम लोग आराम कर रहे हो। चलो चलो चलते हैं आगे, अगली बातें करते हैं। तो गांधी जी की विचारधारा कहाँ पर होगी? 40 में होगी। 40 के बाद आगे चलते हैं बच्चा, अनुच्छेद 40 के बाद आगे चलते हैं। देखो 40 के बाद 3 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको एक साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन है? 41। कौन है? 41। फिर कौन है? 42। फिर कौन है? 43। 3 अनुच्छेद एक साथ पढ़ते हैं। अब तीनों अनुच्छेदों में क्या लिखा गया है, इस बात को समझना, इस बात को समझना। तीनों अनुच्छेदों में क्या लिखा गया है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और कैसे समझना हम आपको बताते हैं। अनुच्छेद कौन कौन सा है भैया? तो अनुच्छेद आपका क्या है? सबसे पहले 41। कौन है? 41। फिर कौन है? 42। फिर कौन है? 43। समझना, इनकी मूल बातें क्या हैं, मूल बातों को मैं समझा रहा हूं। तीनों एक साथ पढ़ना, जब भी पढ़ना एक साथ याद करना। क्या कहा गया? राज्य प्रत्येक, इसमें कहा गया अनुच्छेद 41 में, राज्य प्रत्येक व्यक्ति को क्या देगा? काम देगा। क्या देगा? काम देगा। अब काम का मतलब क्या है? नौकरी। क्या है बच्चा? नौकरी। अब पूछ लिया जाए जो नौकरी आपको मिलती है किस अनुच्छेद के द्वारा मिलती है, तो अनुच्छेद 41 के द्वारा, है ना। आपको काम देगा, आपको ठेलिया लगाने का मौका देगा, आपको पानी की बतासे बेचने का मौका देगा, आपको सेब बेचने का मौका देगा, आपको क्या करेगा? सब्जी बेचने का मौका देगा। तो राज्य प्रत्येक नागरिक को क्या देगा? काम देगा। काम देने की बात कही गई। कहां? 41 में, मतलब रोजगार देने की बात की गई। राज्य किस अनुच्छेद में रोजगार देने की बात करता है? तो अनुच्छेद 41 में। कहां पर? अनुच्छेद 41 में। राज्य प्रत्येक नागरिक को क्या देने का कार्य करेगा? रोजगार देगा। लेकिन फिर हमने कहा राज्य कहता है तब रोजगार देंगे, लेकिन अनुच्छेद 37 में क्या लिखा गया कि रोजगार नहीं दे रहा तो तुम कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि वाद योग्य नहीं है कि कोर्ट चले जाओ, कचहरी चले जाओ, तुम कुछ कर नहीं सकते हो। राज्य प्रत्येक नागरिक को क्या देगा भैया? क्या देगा? रोजगार देगा। क्या देगा? रोजगार देगा। लेकिन रोजगार नहीं दे रहा तो कुछ कर नहीं सकते हो। क्लियर होना चाहिए आपको। तो राज्य प्रत्येक नागरिक को क्या देगा? काम देगा। क्या देगा? काम देगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? काम देगा। तो 41 में क्या कहा गया? काम देगा। काम का मतलब क्या है? रोजगार देगा। आगे बात करते हैं 42 में क्या कहा गया? 42 में कहा गया राज्य जो काम देगा, सुना भाई, अनुच्छेद 42 में क्या कहा गया? राज्य जो काम देगा वो अनुकूल हो और न्याय संगत हो। अनुकूल हो और न्याय संगत हो। अब समझना, सरकार की ये जिम्मेदारी है अनुच्छेद 41 के द्वारा राज्य अपने प्रत्येक नागरिक को कहा देगी? नौकरी देगी, काम देगा। क्या देगा? काम देगा। लेकिन काम कैसा होगा ये बात कहां बताई गई? 42 में बताई गई। और कहा गया जो काम राज्य के द्वारा दिया जाएगा वो अनुकूल होगा और न्याय संगत होगा। क्या होगा? अनुकूल होगा और न्याय संगत होगा। अनुकूल का मतलब है अब हमारा वजन जो है पता लगा 40 किलो है और हमसे कहा जा रहा है 80 किलो बोरिया उठा के ले जाओ, तो कर पाएंगे? कर पाएंगे क्या? नहीं कर सकते हो बच्चा, नहीं कर सकते हो। उसके लिए हमारा शरीर अनुकूल नहीं है। तो इसमें यही कहा गया जो कार्य करने के लिए हमारा शरीर अनुकूल होगा, जो कार्य करने के लिए हमारा शरीर अनुकूल होगा वही कार्य हमसे कराया जाएगा। ठीक, ये बात कहां लिखी गई है? 41 में। अनुकूल का मतलब हुआ, न्याय संगत का मतलब हुआ राज्य कभी आपसे ये ना कहे कि जाओ चरस बेचो जाए, गांजा बेचो जाए, दारू बेचो जाए, कभी ये कहेगा क्या राज्य तुमसे? ना, न्याय संगत काम करेगा। न्याय संगत का काम मतलब काम मूंगफली ठेलिया लगाओ, ठीक है ना, सब्जी ठेलिया लगाओ, ये क्या है? न्याय संगत है। तो अनुच्छेद 42 में कहा गया राज्य अपने प्रत्येक नागरिक को क्या देगा? काम देगा। और काम कैसा होगा? अनुकूल और न्याय संगत होगा। अनुकूल और न्याय संगत होगा। और अनुकूल का मतलब समझ रहे हो ना, जो हमारा शरीर काम करने के योग्य होगा वो अनुकूल है, और जो कार्य हम कर सके, जो न्याय संगत है, समाज में बुराइयां ना हो जिसमें, वो कार्य करेंगे। समझे? ऐसा कोई कार्य देगा। 41 में काम देने की बात की गई है और 42 में कहा गया काम कैसा होगा। तो आपने सुना होगा जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं और किसी सरकारी ऑफिस में काम कर रही होती हैं या सरकारी जॉब पर होती है, मास्टर होती है, कुछ भी होता है, तो देखो ये मातृत्व अवकाश मिलता है।
शायद 6 महीने का मिलता है। तो आपने देखा होगा मातृत्व अवकाश मिल जाता है। अब पिता का अवकाश उन्हों नहीं मिलता है ना, पापा बने पर कोई अवकाश नहीं है, लेकिन मम्मी जो होती है उनको क्या होता है, जब प्रेग्नेंट होती है तो उनको 6 महीने की क्या मिलती है, छुट्टी मिलती है, छुट्टी ले सकते हैं, मातृत्व अवकाश। तो मातृत्व अवकाश किस अनुच्छेद के द्वारा दिया जाता है, 42, क्योंकि इस समय क्या होता है, महिला का शरीर, मम्मी का शरीर काम करने के योग्य नहीं होता है, उनका शरीर अनुकूल नहीं होता है। अनुच्छेद हमारा 42 यही तो कहता, काम जो है अनुकूल और न्याय संगत हो, उस समय उनका शरीर अनुकूल नहीं होता है, इसलिए उनको क्या मिलता है, छुट्टी। तो पेपर में कई बार आया है कि मातृत्व अवकाश की बात किस अनुच्छेद में कही गई है, तो 42 में कही गई। कहां पर कही गई है, 42 में कही गई। बोलो भाई, क्लियर हुआ? मातृत्व अवकाश किस अनुच्छेद में कहा गया, 42 में कहा गया। बोलो क्लियर? एक जननी सुरक्षा योजना, 2 क्वेश्चन पेपर में आए हैं, कहा गया मातृत्व अवकाश और जननी सुरक्षा योजना का संबंध किस अनुच्छेद से होगा, तो 42 से होगा। शायद 42 समझ गए होंगे। तो 41 में काम देने की बात, 42 में काम कैसा होगा। अब काम दे दिया गया सरकार के द्वारा और अनुकूल न्याय संगत काम दिया गया। अब 43 में क्या कहता, अनुच्छेद 43 के बारे में समझना। 43 में ये कहा गया है, 43 में कहा गया है जो काम मिलेगा, जो काम आपको मिलेगा, समझना, जो काम आपको मिलेगा उसके बदले एक न्यूनतम मजदूरी हो, या नहीं कि सरकार आज हमका 100 रुपया दे रही, कल 500 दे रही, दूसरे दिन 1 रुपया नहीं दे रही, मुंह ताक रहने से निहार रहे, आज कितना दे हो, 1 रुपया नहीं दे रही सरकार, समझ रहे हो ना। तो कहा गया है अनुच्छेद 43 में एक न्यूनतम मजदूरी आप बता दो, 8 घंटे हम आपके यहाँ काम करेंगे, आप हमको कितना दोगे, एक निश्चित कर लो, काम करेंगे 8 घंटा, इतना पैसा मिलेगा। तो न्यूनतम मजदूरी, 41 में काम की बात की गई, काम देगा, 42 में काम कैसा होगा, अनुकूल और न्याय संगत होगा, और 43 में काम के बदले क्या मिले, न्यूनतम मजदूरी, देखा वेतन कहा तो है, न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, ठीक है ना। और इसीलिए आपने देखा होगा सरकार की एक योजना आई थी मनरेगा, कौन आई थी, मनरेगा, नरेगा देखा कहा तो है मनरेगा। अब पेपर में क्वेश्चन कई बार आया है कि मनरेगा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 43 में है, किसमें है, 43 में है। अनुच्छेद 43 में क्या है, मनरेगा का उल्लेख है। क्यों है, क्योंकि यहीं पर तो कहा गया न्यूनतम मजदूरी, और नरेगा में वो कहा रहा चाहे स्त्री काम करे, चाहे पुरुष काम करे, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी कार्य कर रहा है तो उसको एक क्या मिलेगी, न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। पहले 100 रुपया मिला था, फिर 200 से 300 जो भी मिल रहा हो, नरेगा में क्या मिलता है, न्यूनतम मजदूरी फिक्स है, चाहे महिला काम करे चाहे पुरुष करे। तो शायद हमारे हिसाब से 41, 42 और 43 को समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। 41 में काम की बात की गई है, 42 में कैसा काम होगा ये कहा गया, और 43 में उसके बदले न्यूनतम मजदूरी। एक बार कमेंट करके बताओ सभी बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ एक बार सभी लोग बताएं। बताओ भाई, किसी प्रकार की कोई समस्या, बाकी तो सब सो ही रहे हैं। चल आगे चलते हैं, आगे और बातें करते हैं भैया, हाँ आगे और बातें करते हैं भैया। आगे की बात करें तो देखो 41 में क्या लिखा गया, हम पढ़ के बता दे रहे हैं। 41 में कहा गया राज्य सबको क्या देगा, काम देगा, है ना, जो बातें हमने आपको बता दी वही, राज्य सबको क्या देगा, काम देगा, क्या देगा भैया, काम देगा। काम के अलावा क्या देगा, शिक्षा, लोक सहायता भी देगा, ठीक है, वही बातें हैं। 42 में के द्वारा कहा गया है राज्य द्वारा दिया गया काम अनुकूल और क्या होगा, न्याय संगत होगा। जननी सुरक्षा योजना और मातृत्व अवकाश दोनों का संबंध किससे होगा, 42 से होगा। आगे बढ़े, आगे हमने कहा 43 में कहा गया है राज्य जो होगा भैया। अब 43 की बात करें तो 43 में क्या कहा गया है कि राज्य कोई अधिनियम या विधि बनाकर कर्मचारियों के लिए एक न्यूनतम वेतन का प्रावधान करेगी। काम के बदले क्या होना चाहिए बच्चा, एक न्यूनतम वेतन होना चाहिए। तो न्यूनतम वेतन की बात कहाँ की गई है, 43 में, और यहीं पर लिख लेना कि मनरेगा का उल्लेख किस अनुच्छेद
चलो भाई, हाँ थोड़ी सी समस्या आ गई थी नेट वाली, अब सही है, सही, हमको लगा कनेक्ट नहीं हो पा रहा। चल चलते हैं, अगली बातें करते हैं कुछ। ये 43 तक हो गए भैया, है ना। 43 के बाद आगे देखते हैं। बहुत आसान है भाई, एक बार समझ लोगे ना तो आपका पूरा बेड़ा क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा यहीं से, ठीक है ना। आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, जीएस में आपको हम सारी चीजें बहुत सरल भाषा में बता देंगे। हाँ, 43 के बारे में बात किया जाए बच्चा, तो यहाँ से याद रखना 43 में एक पॉइंट बाद में जोड़ा गया, और कब जोड़ा गया 43 का फर्स्ट, ये जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, राज्य उद्योगों को बढ़ावा देगा। आपने देखा होगा छोटे छोटे उद्योग खोलने की बात कर रहा है, छोटे छोटे उद्योग कारखाने कंपनी खोलने की बात कर रहा, तो राज्य कहां पर उद्योगों को बढ़ावा देगा बच्चा, तो अनुच्छेद 43 में। कहां पर, अनुच्छेद 43 में कहा गया राज्य क्या करेगा, उद्योगों को बढ़ावा देगा, है ना। छोटे छोटे लघु उद्योग खोलने की बात करता है। आगे चलते हैं भैया, 43 के बाद आगे चलते हैं। 44 में क्या कहा गया है भाई, 44 में क्या कहा गया इसको समझो। 44 में कहा गया है भारत के प्रत्येक राज्य में क्या लागू होना चाहिए, समान सिविल संहिता। क्या लागू होना चाहिए, समान सिविल संहिता। सचिन बाबू बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, है ना। क्या कहा गया है, समान सिविल संहिता लागू होनी चाहिए, समझा। भारत के प्रत्येक राज्य में एक समान कानून होना चाहिए। जैसे हमने कहा ये भारत है, ये क्या है भारत, और भारत में हमने कहा ये क्या है, उत्तर प्रदेश है, ये एमपी है, ये महाराष्ट्र है, ये गोवा है, मान लो कोई है, ठीक है, ये क्या है, गोवा है। हमने कहा भारत का प्रत्येक राज्य जो है वहां पर क्या होना चाहिए, एक समान कानून होना चाहिए। अब आपने देखा हिंदू धर्म में शादी विवाह की परंपराएं अलग होती हैं, क्या होता है, परंपराएं क्या अलग। हिंदू धर्म देखो दूल्हा का की रात भर जगा हुआ जाए, रात भर का जगा हुआ जाए, फिर सुबह का किया जाए, सुबह कहा जाए चलो फेरा लो, फेरा लो, बेचारा 7 फेरा इस तरह घूमा कर, ठीक है ना, ये तरह 7 फेरा घूमा गया, और बेचारा घूमा कर परेशान हताश रहा, निराश रहा है, दूल्हा कितना परेशान हो जाता विवाह में। तो ये सब चीजें आपने देखी हिंदू धर्म में। मुसलमान में कहा था, मुसलमानों में क्या हुआ, गे कहीं कबूल है 2-4 बार बातें कहीं कबूल है, मामला हो जाए, सेट हो जाए भाई, कबूल हो जाए। सभी धर्मों में क्या है, शादी विवाह की परंपराएं क्या होती हैं, अलग होती है। लेकिन हमारा संविधान कहता है, हमारा संविधान क्या कहता है, हमारा संविधान ये कहता है चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। विवाह करने की विधि एक तरह हो जाए, कोर्ट में जाओ दस्तखत करा लो शादी हो गए, कोर्ट में जाओ दस्तखत कराओ शादी हो गए, है ना। इस तरह घूमने फिरने वाला कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये बात कौन कहता है, संविधान कहता है। जैसे मुस्लिम धर्म में 3 बार तलाक 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 होगा, तलाक 3 बार कहीं कहा तलाक 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 हो जाता है। लेकिन हिंदू धर्म में 300 बार कहो तलाक 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 करो, मुंह में छटाक से पड़ेगा, ठीक है ना, छटाक से पड़ेगा। तुम ऐसे तलाक तलाक करो, ऐसे तुम्हें मुंह में पड़ ही रहा है, ठीक है ना। तो हिंदू धर्म में तलाक का असर नहीं होता। तो हमारा अनुच्छेद 44 यही कहता है, शादी करने की परंपरा, शादी करने की परंपरा और शादी तोड़ने की परंपरा, मतलब तलाक लेने की परंपरा पूरे देश में एक होनी चाहिए। वो कैसे होनी चाहिए, संवैधानिक होनी चाहिए। यदि शादी करना है तो कागज में जाओ कोर्ट मैरिज कर लो, ये तलाक करना है तो कोर्ट में जाओ क्या कर दो भैया, कोर्ट में दे दो जाके, वहीं से तलाक हो जाए। तो ये बात कौन कहता है, अनुच्छेद 44 कहता है भारत के प्रत्येक राज्य क्षेत्र में समान सिविल संहिता, मतलब एक समान कानून होना चाहिए, ना किसी के लिए ज्यादा ना किसी के लिए कम होना चाहिए। ये एक समान कानून लागू करने वाला एक राज्य कौन है, गोवा। इस चुट्टा इतना छोट का है और भैया देखो कानून लागू किए है। तो अनुच्छेद 44 लागू करने वाला मात्र एक राज्य कौन है, गोवा। कौन है, गोवा है। तो समान सिविल संहिता लागू करने वाला एक राज्य कौन है, गोवा है। कौन है, गोवा है। तो बात किया जाए भैया अनुच्छेद 44 लागू करने वाला राज्य कौन है, गोवा। और गोवा को हमने कब आजाद कराया, 1961 में आजाद कराया था। और किस ऑपरेशन के द्वारा, ऑपरेशन विजय के द्वारा। किसके द्वारा, ऑपरेशन विजय के द्वारा हमने गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराया। बोलो क्लियर हुआ। तो पुर्तगालियों से हमने गोवा को कब आजाद कराया बच्चा, 1961 में आजाद कराया। और आजाद जब कराया था इसका नाम क्या दिया, ऑपरेशन विजय। क्या दिए, ऑपरेशन विजय दिए। बोलो भाई समझ में आया, समझ में आया। तो शादी विवाह करने से पहले आप लोग भी सजग रहो, ठीक है ना। पूरा 2-3 दिन खातिर शादी ने, पहले के समय में तो कहा होता बारात चली गई तो कहो महीना भर पड़ी रहा है, वहीं पर रुक जाते हैं, वहीं रुक जाता है। लेकिन आपके समय में तो चलो ठीक है 2-3 घंटा शादी वादी में लगता है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। हिंदू धर्म में ज्यादा शादी के लिए बवाल हो जाता है, पूरा रात दिन घुमाया जाएगा। एक चीज देखे हो,
लड़के वाले के यहाँ देखो, लड़के वाले बारात लेके जाते, दुई बसा लेके जा रहे हैं, ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं, ब्लोरो कार, महाओ आदमी भर के ले जाते, महाओ आदमी भर के ले जाते कि नहीं ले जाते हैं बारात। जब लड़का वाला है, लड़का अकेले जान निराश है, लड़का अकेले जान का होता है, कोई का दिल लागा करत है बिटिया घर में, और वो बिटिया लड़की बेचारी अकेले आवत है, अकेले आती है अपने घर से, और अकेले आवत तुम्हें पूरे घर का का करा खिला देती है, पूरे घर को नचाती है। तो लड़कियां क्या है, बड़ी शक्तिशाली हैं बच्चा, बड़ी शक्तिशाली होती हैं। सोचो अकेले आती है, अकेले आती है और शासन और सत्ता पर पूरा कब्जा कर लेती है। महारानी एलिजाबेथ की तरह होती है लड़कियां, समझे ना, पूरा शासन और सत्ता अधिकार कर लेती है। और हियस लड़का बस भाई अपन दोस्तों ले जा, पापों ले जा, मौसियों ले जा रहे हैं, नानों ले जा, दिन लागत हम अकेले न जाएंगे। अरे जाओ भाई, सनी देओल बनना तो अकेले बारात लेके जाओ, तब नहीं जाएंगे। लेकिन लड़कियां क्या भाई, सनी देओल से कम नहीं है, अकेले आती है, तुम्हें पूरे घर का हिला देती हैं। तो लड़कियों को प्रणाम करता हूँ, ऐसी महान आत्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ, शासन सत्ता पर आपका अधिकार हो, है ना। चलो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 45 के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? अनुच्छेद 45 के बारे में। लड़के सजग रहें, शादी करे से पहले 4 बार सोचा करें, शादी करे से पहले 4 बार सोचा करें। एक चीज देखे होंगे, जब बारात क्या होती है, आप लोगों ने देखा होगा, जब क्या होता है, जब बारात जाती है तो लड़के को घोड़े में बैठाया जाता। लड़के को घोड़े में इसलिए बैठाया जाता है कि उसको एक मौका दिया जाता, अरे बैल भाग जाओ यहाँ से, ठीक है ना, तुम फंसे जा रहे हो, तुम कहा हो जाओ फंसने जा रहे हो, और तुम्हारे पास एक मौका दिया जा रहा कि घोड़ा वो चेतक के समान है, वही में बैठ के तुम कहा हो भाग जाओ। तब भी वो बैल नहीं सुना, फिर बैठ रही घोड़ा में से निहारा करी। फिर एक गाना चलाया जाता है, देखो यो शादी में ये गाना जरूर चलता, यह देश है वीर जवानों का। कौन सा गाना? यह देश है वीर जवानों का। मतलब उसके अंदर क्या किया जाता, जोश भरा जाता कि शायद अब जाग जाओ, अब जाग जाओ। लेकिन बैल कभी भी नहीं जागता है। फिर वही का एक तलवार दिन जाता है, फिर क्या दिन जाता, एक तलवार दिन जाता है। तलवार लेके क्या करता है, तलवार लेके आगे चलत कि जाओ अब वो मौका है, सबके गदई काट के तुम भाग जाओ। नहीं भागत है, और फिर नहीं भागत हुआ तो दूसरे दिन बिटिया तुम्हारे घर चली आवत है, फिर तुम का हो जाता है, आप देखते हो कि आपका हालत क्या हो जाता है। फिर आप क्या करोगे, बासन सुबह शाम धोगे, हम क्या करेगा, हम तो आपको समझा रहे हैं। एक मौका आपके पास भी है, कभी ऐसी कंडीशन है तो अपने आप को मजबूत रखना, और जब ये गाना चलेगा देश है वीर जवानों का, तो चेतक में चढ़ लेना और भाग जाना, रुकना नहीं है, समझे ना, रुकना नहीं है। युद्ध फतेह हो जाएगी तुम्हारी, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हाँ, जब तक ये वाला गाना नहीं बजत, यह देश है वीर जवानों वाला, तब तक बारात अधूरी मानी जाती है, जान लो। हाँ, ये देश है वीर जवानों वाला गाना जब तक, दो चीजें, एक नागिन डांस जब तक ना हो और दूसरी गाना ना बजी, तब तक मान लो बारात क्या है, अधूरी मानी जाती है। चलो भाई ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं, आप देखते हो, है ना। लड़कियां महान है, उसमें कोई शक नहीं है ना। देवी का अवतार है, उसमें कोई शक नहीं है भैया। आप लोग क्या हो, आप लोग दिमाग से तेज हो भाई। आप तेज ना होते दिमाग से तो आप कैसे शासन और सत्ता पर काबिज रहती। आप अकेले आके किसी पुरुष के घर में, पूरे घर में अधिकार कर लेती हो, कोई आम चीज है क्या, सबके बस की बात नहीं है ना। तो आप लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसी महान आत्माओं को, और मैं क्लास को आगे शुरू करता हूँ, ठीक है ना। आगे क्लास शुरू करता हूँ, पिन भी देखो गायब हो यार। अनुच्छेद 45 की बात की गई है। अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया, सुनना। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि जो 0 से 6 साल बच्चे, पहले अनुच्छेद 45 में क्या था बच्चा, अनुच्छेद 45 में क्या था, अनुच्छेद 45 में पहले था, इसमें था भैया, आपको पता होना चाहिए, इसमें लिखा गया था पहले, अनुच्छेद 45 में पहले लिखा गया था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा कौन देगा, राज्य देगा। ये बातें लिखी गई थी, सुनना। अनुच्छेद 45 में पहले क्या लिखा गया था, 0 से पहले क्या लिखा गया, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा कौन देगा, राज्य देगा। लेकिन इसको क्या किया गया, संविधान में एक संशोधन किया गया। कौन सा, 6वां संविधान संशोधन किया गया, अटल जी की सरकार में किया गया। और इस संशोधन के द्वारा इसको कहां रख दिया गया, अनुच्छेद 21 का सेकेंड। अब सुनना, पहले जो है बच्चा, पहले क्या, ये आप 21 का फर्स्ट लिख लो यहाँ पर, फर्स्ट आप समझना।
पहले जो शिक्षा का अधिकार था वो मूल अधिकार नहीं था, वो क्या था बच्चा आपका, क्या था, नीति निर्देशक सिद्धांत में आता था। लेकिन अब शिक्षा के अधिकार को 66वां संविधान संशोधन के द्वारा कहां उठा के रख दिया गया, मूल अधिकार में रख दिया गया और 21 के फर्स्ट में, कहां पर है, 21 के फर्स्ट में रखा गया। बोलो भाई, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो भैया शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार कब बनाया गया, 66वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया। ये पहले कहां पर होता था बच्चा, तो ये पहले कहां पर होता था, अनुच्छेद 45 में। कहां पर होता था, अनुच्छेद 45 में। 45 में अब क्या हो गया, ये तो भाई ये बातें 45 से हट गई। अब 45 में ये बात 45 में कहां रखा जाए, तो 45 में रखा गया है कि 0 से 6 साल, मतलब 6 साल से कम के बच्चे को, तो 0 से लेके 6 साल से कम आयु का बच्चा, उसके लिए शिक्षा कौन देगा, राज्य देगा। अरे चुट्टा, 0 से 6 साल, 6 साल में तो लड़का पढ़ा जाता है, हम तो 8 साल का गिनना तब पढ़े गिनना है, और कक्षा 2 में 2 बार पढ़े, एक बार फेल हो गिनना है। तो हमका तो राज्य शिक्षा नहीं दी, तो क्या करी बताओ, कहां ऊपर जाए। तो इसमें लिखा गया है 0 से 6 साल। अब क्या हो गया बच्चा, आप देखते हो अब स्कूलों में क्या होता है, LKG, IKG, JKG, ZKG, महाओ KG, लड़का कितनी पढ़ी रहा। और हम जन का एक समय क्या था बच्चा, हम लोगों का एक समय था सीधा डायरेक्ट कक्षा 1 में नाम काहे लिखा जाता था, कक्षा 1 में नाम लिखा जाता और सनी देओल बन के जाएगा। हम तो भाई क्लास में जो है सबसे बड़े रहे, ठीक ना, सबसे बड़े रहे, लगभग 10 साल में नहीं बिकाओ पड़ा है। 8 साल स्कूल है, बहुत छोटे चाहिए, लेकिन हमारा नाम ही नहीं लिखा रहा, नाम ही नहीं लिखा, खाली स्कूल जाकर आटी पाटी ले बैठ रहे, इधर उधर घुमा कर रहे, ठीक है ना। तो हमारा नाम बहुत दिन बाद लिखा गया स्कूल में, हम बड़े हो गए ना, हमारे क्लास में छोट छोट रहा है, हमारा दिमाग को तेज होगा, हम सबन का खींच के मारित रहे, हाँ सबका खींच के मारित रहे, क्योंकि हम बड़े हो गए थे। तो कक्षा 2 में 2 बार पढ़े जाए, समझो ना, हाँ तो समझ रहे होगे। तो अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है, तो वर्तमान में क्या है, 0 से 6 साल के बच्चों के लिए शिक्षा की बात कहां लिखी गई, अनुच्छेद 45 में लिखी गई। और आपको समझना होगा अनुच्छेद 45 में कहा गया है, अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है, तो हम कह नहीं सकते हैं आंगनवाड़ी, कह नहीं सकते क्या, आंगनवाड़ी जो में पंजीरी बिस्कुट मिलत है ना, चना दरिया सब मिलत है, हाँ जो बच्चा होगा उसके आंगनवाड़ी वाला। तो अब वर्तमान में आंगनवाड़ी का उल्लेख कहां पर हो गया, अनुच्छेद 45। बोलो भाई, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आंगनवाड़ी का उल्लेख कहां होगा, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में वर्तमान में क्या है, 0 से 6 साल के बच्चों के लिए शिक्षा की बात पहले की तरह होता था। तो पहले इसमें क्या था, 6 से 14 साल, लेकिन इसको हटा दिया गया। कब हटाया गया, 66वें संविधान संशोधन द्वारा, और इसको उठा के कहां रखा गया, 21 के फर्स्ट में रख दिया गया, 21 के फर्स्ट में। बोलो भाई, फेल हुए हैं बिटिया, तुम कहा जानो, ताकि कभी फेल नहीं होते, हम कक्षा चुना फेल होते ना है, तुमका क्या पता। चलो आगे चलते हैं, अनुच्छेद 45 क्लियर हो गया। अनुच्छेद 46 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 46 के बारे में देखो, कहता है, देखो अनुच्छेद 46 क्या कहता है, कमजोर वर्ग, देखो एक चीज जान लो, जो कमजोर वर्ग होता है, जो गरीब बच्चे होते हैं, उनका देखो स्कॉलरशिप मिलत है, लेकिन कुछ लोग स्कॉलरशिप तो सबका मिलता, जिसके पिताजी सरकारी होते हैं, है ना, जिसके पास पैसा रुपया होता है उसको स्कॉलर नहीं मिलते हैं। अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 में क्या कहा गया है, छात्रावृत्ति, मतलब छात्रवृत्ति का मतलब समझ लो स्कॉलरशिप। अब आप समझना, हमने कुछ अनुच्छेदों को बताया, सबसे पहले 41, 42, 43, 44, 45, अब आ गए कहां पर 46। देखो एक एक की बात समझना। अनुच्छेद 41 में कहा गया राज्य सबको क्या देगा, काम देगा। 42 में कहा गया काम कैसा होगा, काम कैसा होगा, ये बात कहां बताई गई, ये बात बताई गई है कहां पर, 42 में। ये बात कहां बताई गई, 42 में बताई गई कि काम कैसा होगा। 42 में क्या बताया गया, काम कैसा होगा। 43 में कहा गया है कि काम के बदले क्या होगी, न्यूनतम मजदूरी, तो इसलिए मनरेगा का उल्लेख कहां होगा, 43। देखो 44, 4 4 बराबर है ना, तो यहाँ पर कहा गया समान सिविल संहिता, मतलब सबके लिए कानून क्या हो, बराबर हो। लागू करने वाला राज्य कौन था, गोवा, कौन था, गोवा। 45 में क्या कहा गया है, 45 में कहा गया आंगनवाड़ी, 0 से 6 साल के बच्चों के लिए शिक्षा की बात की गई है, तो आंगनवाड़ी कहां पर होगा, 45 में होगा।
46 की बात किया जाए तो 46 में क्या कहा गया, राज्य क्या होगा, जो कमजोर बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको क्या देगा, पैसा देगा। पैसा का मतलब समझ लो, स्कॉलरशिप देगा, वजीफा। तो पूछ लीजिए वजीफा का उल्लेख कौन अनुच्छेद में है, 46 में वजीफा आता है ना, हाँ वजीफा आता है ना आप लोगों का। तो पूछ लिया जाए छात्रवृत्ति का उल्लेख किसमें है, 46 में है। और स्कॉलर के लिए नहीं मिलता है कि तुम क्या करो, बढ़िया मोबाइल खरीद लो या कुछ और कर लो। स्कॉलर इसलिए मिलता है कि आगे की शिक्षा तुम जारी रख सको, पैसे के अभाव में शिक्षा कहीं रुक ना जाए, इसलिए क्या दिया जाता है आपको, स्कॉलर। तो स्कॉलरशिप की व्यवस्था कहाँ की गई है, 46 में। कहाँ की गई है, 46 में की गई है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो स्कॉलरशिप वाली बात कहाँ पर लिखी गई है, 46 में लिखी गई है। तो आपको पता होगा, तो वजीफा का उल्लेख कहाँ पर होगा, 46 में होगा। आगे चलते हैं 46 के बाद। 46 के बाद बात करें 47 में क्या कहा गया है भैया, 47 में कहा गया मादक पदार्थों पर रोक। मादक पदार्थों पर रोक का मतलब नागिन डांस पर प्रतिबंध। मतलब राज्य क्या करेगा, नशीले पदार्थों को नहीं बेचेगा। आप कहोगे सर दारू बेची जाती है, तो फिर हमने कहा अनुच्छेद क्या याद कर लो, 37 कहा बेची जाए को रोक नहीं सकता है, वादियों के नहीं है। अनुच्छेद 47 में क्या कहा गया, क्या कहा गया, नशीले पदार्थों का क्या किया जाएगा भैया, रोक लगाई जाएगी। मादक पदार्थों पर क्या किया जाएगा, रोक लगाएगी। मादक पदार्थों पर रोक लगे तो बारात कैसे हुई, हाँ नागिन डांस कैसे हुए, पता लाग बारात जब निकलत है तो देखे हुई हो सब लोग बढ़िया घर से कोट वोट काट के एकदम निकले, कोट वोट भूसट उसट बढ़िया बढ़िया एकदम पहन के निकले, और जहां बारात पहुंची 2 घूंट अंदर का तुरंत का नागिन डांस। और नागिन डांस के बाद फिर जो बढ़िया नरिया में लुटिए, जो नरिया में लोट लुटिए, जब सुबह हो सही देखिए हां हम कहां लुटित रहे। कोट देखिए, कोट जो सफेद रहा हो कैसा होगा, करिया होगा, कैसा होगा, करिया होगा। हां तो मादक पदार्थों का रोक लग जाए तो बारात कैसे हो पाएगा, आप सोच ही रहे होंगे। तो अनुच्छेद 47 में क्या कहा गया, मादक पदार्थों पर, नशीले चीजों पर क्या लगाएगा, राज्य प्रतिबंध लगाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ रोड पर ना चल दीजिए, बिल्कुल सही। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 47 के बाद आगे बढ़ते हैं, अब समापन की ओर है। 47 के बाद बात किया जाए 48, अनुच्छेद 48 के बारे में बात करें। 48 के बारे में बात करें बच्चा, तो यहाँ से आप देखो 48 के बारे में क्या क्या लिखा गया। 48 में लिखा गया है कृषि, क्या लिखा गया है, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगा। ये राज्य की जिम्मेदारी कृषि और पशुपालन का, वैसी पालो खूब समझने, गाय वाय खूब चलाओ। हाँ तो कह रहा राज्य की ये जिम्मेदारी है कि क्या करेगा, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगा। अब बात क्या जाए कि यहीं पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पशुओं की हत्या पर रोक लगाने की बात कहाँ की गई है, तो कहाँ की गई है 48। भाई पशुओं को बढ़ावा देना, पशुपालन को बढ़ावा देना मतलब हत्या को रोकना, बात तो वही हुई ना। तो कभी बात को ऐसे से ऐसे घुमा दे तो आप कंफ्यूज ना होना, कंफ्यूज ना होना। बोलो भाई, हाँ बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना किसमें कहा गया, 48 में। लेकिन 48 में एक पॉइंट जोड़ा गया, और ये पॉइंट जोड़ा गया फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और इसमें कहा गया राज्य की ये जिम्मेदारी है कि पर्यावरण की भी क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। राज्य की ये जिम्मेदारी है कि पर्यावरण की भी क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। तो ये बात कहाँ लिखी गई, 48 के फर्स्ट में। तो 48 में क्या है बच्चा, कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना, और 48 का फर्स्ट क्या कहता है, पर्यावरण की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी किसके पास है, राज्य के पास है। बोलो भाई क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। तो पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है भैया, किसके पास है, राज्य के पास है। तो 48 और 48 का फर्स्ट क्लियर हो जाना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 48 के बाद अभी परेशान ना होना बच्चा, 49 की ओर चलते, अभी फिर एक बार समझा देंगे। 49 में कहा गया राज्य की ये जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है ऐतिहासिक स्थल जितने ऐतिहासिक स्थल है, राज्य की जिम्मेदारी है राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक महत्व वाले जितने स्मारक है। अब उन्नाव में हो तो उन्नाव में जैसे बात करी, कौन निराला पार्क, कौन है, निराला पार्क है। निराला पार्क की रक्षा जिम्मेदारी कह के आप तुम्हारा है, वहां जाओ कुरकुरे 100 किलो पैकेट फेंक दो, तो ये क्या गलत कर रहे हो ना आप। तो कहा गया राष्ट्र के स्मारक जितने, ताजमहल वगैरह हो गया, लाल किला होगा, तुम जाओ हथौड़ा लेके लो ताजमहल टूट डालो, मुमताज खातिर बनाई रहे चुट्टा कहेगा, शाहजहां मुमताज खातिर टूरे डाल रहे हो,
तो ये सब करोगे तो भैया ये गलत है ना। ये कहा गया है कि राज्य की जिम्मेदारी तुम्हारी तो है ही है, तुम्हारा तो कर्तव्य है, लेकिन राज्य की भी जिम्मेदारी है। 4 आदमी अपन लगवाए, ताजमहल की रक्षा करवाओ, ठीक है ना, करती भी सरकार। तो 49 में क्या कहा गया, राज्य की जिम्मेदारी है जितने ऐतिहासिक स्थल है उनकी क्या करना, सुरक्षा करना। क्या करना, सुरक्षा करना। ये गुड नाउन, ये कौन आ रहा भैया, हाँ आयुषी अवस्थी, अब बिटिया तुम जागी हो है, हाँ सौम्या तुम हो बनने आए हो है। जितने लोग बाद में आ रहे हैं बहुत मार खाएंगे, तुम्हारे लिए हम इतना बीमार है, क्लास लगातार ले रहे हैं, तुम लोग सो रहे सर, नींद बहुत आती है, ऊपर हो जाए, ऊपर हो जाए, नींद आती। जब थरिया भर के चावल दाल हाउ के लिए हो तो नींद का तुमका नहीं हमका आई, हाँ जब लड़िया भर खाइयो तो का हो भैया। इसलिए कहते हैं खाना कम खाओ, पेपर का टाइम चल रहा, पढ़ाई करो। आपके लिए हम क्लास लेके खड़े हो गए, लाइट आई, 10 बजे क्लास लेके आए, लाइट चली गई, हम क्या करी, सो रही थी हम समझ रहे हैं। स्टार्टिंग से नहीं, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, झूठ बोलोगे तो कैसे होगा। चलो आगे चलते हैं, चलो जब आ जाओ तभी ठीक है, पढ़ लो अपना, बाद में भी पढ़ सकते हो, नहीं आ पाए तो बाद में पढ़ लो, कोई वो नहीं, लेकिन लाइव ही रहा करो, लाइव रहने से ज्यादा बढ़िया होता है। 49 हो गया। 49 के बाद और 2 अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद कौन है, 50। 50 ये कहता है जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका, और कहता है कि न्यायपालिका, दोनों क्या होंगी, अलग अलग होंगी। न कार्यपालिका के लोग इधर आ सकते हैं, न न्यायपालिका के लोग इधर आ सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होती है, क्या होती है, अलग अलग होती है। देखो विनीत भैया दुबई से जुड़ चुके हैं, दुबई वाले लोग जाग रहे हैं, उनके वहां और रात हो। विनीत भैया कितना बजा है, तो तुम्हारे यहाँ क्या है, दिन है कि रात है, बताइए भाई। दुबई से लोग देख रहे हैं और तुम लोग यहाँ ऊपर ही रहो, यहाँ 12 बजे दोपहर, लेकिन कहाँ सो रही हैं। दिया बता तो रहे लड़कियां, इसीलिए हम कहते हैं जो उन्हें घर जाती हैं फिर जान लो क्या होता है। 12:15 का, अच्छा 12:15 हुआ है, यहाँ 1:15 हुआ है, 1 घंटा पीछे चल रहा है। वह दिन रात वाला मामला तो नहीं है, दिन है ना। चलो आगे चलते हैं। तो 50 में क्या कहा गया, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होंगी बच्चा, अलग अलग होंगी। दोनों भैया एक साथ नहीं होंगे, ई वाले ना इधर जा सकता है, ना ई वाले इधर, ये चुट्टा दोनों है, दोनों इधर उधर नहीं जा सकते हैं। और आपको पता होगा दिन है, दिन है, अच्छा कोई बात नहीं। कार्यपालिका के बारे में बात करें तो कार्यपालिका का प्रधान कौन होता, इस बात को लिख लेना। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता, राष्ट्रपति होता। और ये प्रधान होने के नाते कितने रुपया लेते हैं, 5 लाख। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता, 5 लाख होता। कितना होता, 5 लाख होता, क्योंकि कार्यपालिका का क्या होता है, प्रधान होता है। बात किया जाए अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 51 में कहा गया है राज्य जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या करेगा, शांति बढ़ाएगा। मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। पता लगा मोदी, पता चले राज्य का मतलब मान लो योगी जी हैं, योगी जी ले तलवार ले जुटे पर है, आप नेपाल वाले ने काट दिया गटाई, पाकिस्तान वाले ने गटाई काट दिया, तो ऐसा नहीं करेगा। अपने अगल बगल जो है क्या बनाना है, शांति व्यवस्था बनाए रखना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। ये बात कहाँ लिखी गई, 51 में लिखी गई। कहाँ लिखी गई, 51। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना है, ये जिम्मेदारी सरकार की है। तो समझ में आया। इस तरह से हमने आपको क्या किया, पूरे अनुच्छेदों को करा दिया। एक बार हम पूरे अनुच्छेदों को रिवीजन मारते हैं बहुत जल्द, आप लोग भी रिवीजन मारो हमारे साथ। पूरे अनुच्छेदों को एक बार हमने पढ़ा दिया, जो बच्चे बाद में जुड़े हैं वो फिर एक बार वीडियो देख लेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, डीपी, क्या पढ़ रहे थे भैया, डीपीएसपी, नीति निर्देशक, हाँ डीपीएसपी पढ़ रहे थे, नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे थे। क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो एक बार देख लो, डीपीएसपी के बारे में हम पढ़ रहे थे, और डीपीएसपी में हमने बताया ये संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में है। कहां पर है, 4 में है। कहां पर, किस अनुच्छेद में है, तो ये कहां है, 12 से लेके 36, ये अरे ये आप देखोगे तो कहाँ है, 36 से लेके 51 तक है। कहाँ है, 36 से लेके 51 तक है। 36 से लेके 51 तक है। कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए हैं। तो आयरलैंड से लिए गए 36 से 51 तक है। भाग किसमें है, तो भाग 4 में है। कहाँ पर है,
भाग 4 में। आगे बात करें भैया, आगे बात करें तो ये किसके हैं, तो सरकार के हैं। किसके हैं, सरकार के। नीति निर्देशक तत्व तो किसके हैं, सरकार के हैं। और किसके लिए दिए गए हैं, किसके लिए दिए गए हैं भैया, तो ये जनता के कल्याण के लिए। किसके लिए दिए गए, जनता के लिए। कहते हैं जितने ज्यादा नीति निर्देशक तत्व लागू होंगे वह राज्य उतना ही कल्याणकारी राज्य होगा। ये कथन किसका है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है। तो ये बातें कंप्लीट हो जाती हैं। अब आपको एक बार बहुत सरसरी निगाहों से क्या करते हैं, अनुच्छेद कंप्लीट कराते हैं। अनुच्छेद कंप्लीट कराते हैं एक बार बहुत जल्दी देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 36, 37, 38 और 39। समझना, 36 में क्या कहा गया है, 36 में कहा गया है राज्य की परिभाषा। 37 में क्या कहा गया है, वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। 38 में क्या है भैया, 3 न्याय है। कौन कौन से हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, 3 न्याय की बात की गई है। 39 में कहा गया है समान कार्य समान वेतन। क्या कहा गया है, समान कार्य और समान वेतन, समान कार्य और समान वेतन। 39 के बाद आगे बढ़ते हैं तो 39 के बाद जब आगे बढ़ोगे तो क्या है, 40। क्या है बच्चा, 40, 41, 42 और 43। समझना भैया, आगे जब बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, बार बार कह रहा हूं, स्टार बना लेना। 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन है। और ग्राम पंचायतों का गठन का मतलब ये कहा गया है कि राज्य जो होगा वो क्या करेगा, ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। गठन का मतलब क्या है, गांधी जी की विचारधारा कहां पर है, 40, 41, 42, 43, तीनों एक साथ पढ़ने होते हैं, तीनों को एक साथ पढ़ो। राज्य सबको काम देगा, रोजगार देगा, नौकरी देगा। यदि आपको नौकरी मिल रही है तो किस अनुच्छेद के द्वारा मिल रही है, तो 41 के द्वारा। राज्य सबको क्या देगा भैया, वो बोलो, राज्य सबको क्या देगा, काम देगा। अनुच्छेद किसमें कहा गया, 41 में। तो काम देने की बात कहां कही गई, 41। काम कैसा होगा ये बात बताता है 42। काम कैसा होगा, अनुकूल और न्याय संगत होगा। और 43 में कहा गया जो काम मिला है अनुकूल न्याय संगत उसके लिए एक न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। और न्यूनतम मजदूरी की बात कहां की गई, 43। इसीलिए बात किया जाए मनरेगा का उल्लेख, नरेगा का उल्लेख कौन अनुच्छेद में होगा, 43 में होगा। 43 के बाद आगे बढ़े तो हमने कहा 43 के बाद अनुच्छेद 44 है, 45 है और क्या है, 46 है। 45 में अब देखो भाई, यहां से जब आगे बढ़े 44 में क्या है, समान सिविल संहिता लागू करने वाला राज्य कौन है, गोवा। पूरे भैया देश में क्या होना चाहिए, एक समान कानून होना चाहिए, गोवा। 45 क्या कहता है बच्चा, 45 में कहा गया है, अनुच्छेद 45 में कहा गया आंगनवाड़ी का उल्लेख, मतलब 0 से 6 साल के बच्चों के लिए शिक्षा की बात की गई है। और 46 में क्या कहा गया भैया, 46 में कहा गया वजीफा स्कॉलरशिप की बात की गई है। इधर आ जाओ भाई, इधर देखते हैं, इधर जब आ जाओगे तो इधर 46 हो गया, इधर देखते हैं 47 है, 48 है ना, और क्या है बच्चा, 49 है, और कौन है, 50 है और 51 है। समझो इसमें क्या कहा गया, 47 में क्या कहा गया है बच्चा, मादक पदार्थों पर रोक। क्या कहा गया है, मादक पदार्थों पर रोक, नशीले पदार्थों पर क्या लगेगा, रोक लगाई जाएगी। 48 में क्या कहा गया है, 48 में कहा गया है बच्चा, समझना, कृषि, यहाँ पर लिख लेना, कृषि, पशुपालन और पर्यावरण को क्या दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य की जिम्मेदारी है कृषि और पर्यावरण को बढ़ावा देना। ये बात कहाँ लिखी गई है, 48 में लिखी गई है। और 49 में लिखा गया है कि राज्य जो है ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे स्मारक है, ताजमहल है, इनकी क्या करेगा, रक्षा करेगा। और 50 में लिखा गया है बच्चा, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होंगी, अलग अलग होंगी। और 51 में लिखा गया है राज्य की जिम्मेदारी है अपने पड़ोसी देशों के साथ क्या बनाए, शांति व्यवस्था बनाए। इस तरह से हमने पूरी क्लास को कराने का प्रयास किया है। बहुत कम बच्चे जुड़ पाए थे, इसका हमें खेद है भाई, है ना। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ा करें क्लास में, जो बाद में देख रहे हैं वो भी जुड़ा करें, है ना। और बहुत बेहतरीन पढ़ाने का प्रयास किया गया, समझाने का किया गया। आपको ये क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे से लाइव क्लास लेनी है कि नहीं लेनी ये भी आप लोग जरूर बताएंगे, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जबरदस्त क्लास के साथ। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।